जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल हम विवाह के विषय पर बात कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें कुंडली जो मिलान होती है, तो कुंडली मिलान में क्या क्या दोष होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उस विषय पर भी बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मैं आपको एक और नई जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्रों, हम लोग जब कुंडली मिलान करवाते हैं तो अक्सर देख लेते हैं कि यार अच्छे गुण मिल गए, 27 गुण मिल गए, 31 गुण मिल गए, 33 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, तो यह श्रेष्ठ हो गया। तो अक्सर यह मित्रों देखने में आता है कि इतना श्रेष्ठ होने के बाद में भी तलाक हो जाते हैं, विवाह विच्छेदन हो जाता है और विवाह टिक नहीं पाता है, मतभेद आते हैं, मतभेद की स्थितियां बनती है। और आजकल तो विवाह काफ़ी महंगे भी हो गए हैं। दोनों ही पक्षों का, वर पक्ष हो या वधू पक्ष हो, लाखों रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य की बात ये लगती है कि वह लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, जो चीज़ें देखनी चाहिए, वहाँ पर वो उन बातों को गौण कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब वहाँ वो चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या देखना, क्या करना। शास्त्र हमारे जो लिखे गए हैं वह ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे हैं और हम तो इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ होता है वही आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, वही आपको बताने का प्रयास करते हैं। मानना नहीं मानना ये तो आपके ऊपर रहता है। पर मित्रों, आजकल समस्याएं काफ़ी हो रही है। अच्छे अच्छे विवाह टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है। तो ऐसी अवस्थाएं क्यों बन रही है, क्या कारण है, इसको हम जानेंगे आज। तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, जब विवाह होता है ना, तो विवाह में सबसे प्रमुख नायक होता है वह कर्मकांडी ब्राह्मण, जो दो जोड़ों का मिलन करवाता है। तो उसको आप प्रायोरिटी दें और उसको प्रायोरिटी देना प्रमुख है। और विवाह के लिए जितना समय लगे उतना समय देना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि अरे बस फटाफट शादी करवा दो, विवाह करवा दो जल्दी से। तो उससे उस ब्राह्मण का कुछ नहीं जा रहा, कहीं न कहीं उससे नुकसान आपका ही है। आपके आने वाले संपूर्ण जीवन में उसका नुकसान आपको भुगतना है, उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें आप। और कुछ और बातें जो मैं बता रहा हूँ कि कुंडली मिलान तो करनी है, लेकिन कुंडली मिलान की इनिशियली स्टेज होती है गुण मिलान। इनिशियली स्टेज से क्या हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसी कड़ी में मित्रों, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मित्रों, जब कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें गुण मिलने के बाद में आप लड़के की कुंडली में उसका शुक्र अवश्य देखें कि शुक्र की क्या स्थिति है। कहीं शुक्र कमज़ोर अवस्था में तो नहीं है, कहीं शुक्र बलाबल में कमज़ोर तो नहीं है, कहीं शुक्र अस्त अवस्था में तो नहीं है। यह स्थिति देखनी आवश्यक है। कहीं शुक्र नीच का होकर तो स्थित नहीं है, यानी कि छठी राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में तो वहाँ नीच का होता है, तो कहीं नीच का होकर के स्थित तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति लड़के की कुंडली में देखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार मित्रों, लड़की की कुंडली में आपको गुरु की स्थिति देखना है कि गुरु कुंडली में कहीं नीच के स्थित तो नहीं है, कहीं गुरु कुंडली में अस्त तो नहीं है सूर्य के साथ में। और विशेषकर अस्त अवस्था जो रहती है गुरु की, वह अच्छी नहीं होती है। तो यह गुरु कहीं तुला राशि में स्थित तो नहीं है। तुला राशि के गुरु भी काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, जब हम आगे देखते हैं तो सप्तम भाव, यानी कि कुंडली का यह 7वां भाव, इसको देखना आवश्यक होता है मित्रों कि सप्तम भाव की स्थिति क्या है। सप्तम भाव पर कौन से पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या सप्तम भाव में कौन से पाप ग्रह स्थित है या क्रूर ग्रह स्थित है। तो यह देखना आवश्यक है कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। और इसके साथ मित्रों, मांगलिक योग देखना, जो कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा माना जाता है। मांगलिक योग मित्रों लग्न में बनता है, चतुर्थ में बनता है, सप्तम में बनता है, अष्टम में बनता है, द्वादश भाव में बनता है। इन भावों में मित्रों यह मांगलिक योग बनता है। तो मांगलिक योग देखना आवश्यक होता है कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक है कि नहीं।
दूसरा मित्रों, इसमें एक चीज़ और होती है कि यदि लड़के के मंगल लग्न में स्थित हैं तो लड़की का मंगल कहाँ स्थित है, यह देखना भी आवश्यक होता है। कोशिश यह की जाए कि दोनों की ही कुंडली में जो मंगल होते हैं वह लगभग एक ही भाव से संबंध बना रहे हों। जैसे लड़के का जो मंगल है वह लग्न में संबंध बना रहा है, लग्न से संबंध बना रहा है, तो लड़की का भी लग्न से संबंध बना रहा होना चाहिए, तो यह श्रेष्ठ रहता है। इसी तरह मित्रों, यदि सप्तम और अष्टम में मंगल हैं लड़के या लड़की के, तो उनके सामने विपरीत में जो लड़का और लड़की का हम कुंडली मिलान कर रहे हैं तो उनका भी सप्तम और अष्टम में मंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति भी श्रेष्ठ नहीं होती है, क्योंकि फिर सप्तम भाव पूर्ण रूप से दोनों ही कुंडलियों में दूषित रूप में हो जाता है। यह स्थिति देखें। इसके अलावा मंगल की स्थिति क्या, मांगलिक योग बना रहा मंगल है, कहीं वह पाप ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह से युक्त है, उसकी स्थिति भी देखें आप, यह भी देखना चाहिए। इसके बाद में ये देखिए कि जो सप्तमे से वह कौन है। यहाँ पर जो जैसे कालपुरुष की मैंने कुंडली बनाई, यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पर वृषभ लगन है तो यहाँ पर वृश्चिक आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो यहाँ पर जो राशि पड़ी हुई उसका स्वामी कौन है। तो ये देखिए सप्तमेश कौन है और उस सप्तमेश की स्थिति क्या है, वो जो सप्तमेश है उसकी स्थिति क्या है, कुंडली में वह कहाँ पर स्थित है, कौन से भाव से संबंध बना रहा है, किन ग्रहों के साथ में स्थित है और कौन से ग्रहों से दृष्ट है। यह चीज़ देखिए, बलाबल में वह कितना कौन सी स्थिति में है यह देखिए, तो यह देखना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा कहीं सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर तो नहीं बैठा हुआ है, यह देखना भी आवश्यक है, क्योंकि छठे भाव में जाकर बैठा होगा तो वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न होती है, और यदि वह द्वितीय भाव में जाकर स्थित है तो वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न होती है दाम्पत्य जीवन में। इस प्रकार मित्रों, लड़के का विवाह विषम वर्ष में हो, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी लड़का विषम राशि का हो, उसकी आयु जैसे 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तो श्रेष्ठ रहता है। इसमें यह देखना है मित्रों कि लड़के का विवाह विषम वर्ष में हो। विषम वर्ष को हमें देखना है। विषम वर्ष में यह देखना है कि लड़का जब विवाह करता है तो उसका जिस समय वह विवाह होता है उस समय उसकी आयु विषम वर्ष में होनी चाहिए, जैसे 17, 19, 21, 23, 25, 27 ऐसे होना चाहिए, और लड़की का समवर्ष होना चाहिए। जब हमारी अगर लड़की है तो उसका समवर्ष होना चाहिए, जैसे 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इस प्रकार होना चाहिए। इसी प्रकार मित्रों, एक चीज़ और कि दोनों की ही कुंडली में महादशा किसकी चल रही है यह भी देखिए, क्योंकि त्रिकोण जैसे लग्न का एक लग्न, दूसरा पंचम त्रिकोण और तीसरा नवम त्रिकोण, इनको देखिए, इन तीनों में से यहाँ पर जो आंकड़े पड़े हुए हैं इन तीनों में से किसी एक ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो भी वह स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है, या आने वाले 1-2 साल में 2-3 साल में वह उनकी महादशा आने वाली है तो भी स्थिति यह श्रेष्ठ रहती है। इस प्रकार मित्रों, आपको फिर संतान भाव को भी देखना चाहिए। संतान भाव जो है ये संतान का भाव है, इसको देखिए, और संतान का कारक ग्रह है गुरु, उसको भी देखिए कि उसकी क्या स्थिति है, और यह संतान भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी कहाँ स्थित है यह भी देखिए। इसके अलावा मित्रों, भाग्य भाव को देखिएगा कि उसका भाग्य कैसा है, उसके भाग्य का स्वामी कहाँ स्थित है और भाग्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है, भाग्य का संबंध कैसा बन रहा है। इसके अलावा मित्रों, द्वादश भाव को देखिए कि द्वादश भाव कैसा है, वहाँ पर कौन से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और कौन से ग्रह वहाँ स्थित है, और उस द्वादश भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि मित्रों, यह शयन का सुख द्वादश भाव रहता है, आपका बेडरूम रिलेशनशिप रहता है, तो इसका क्या असर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह भी कुंडली में आप देखिए। मित्रों, इसके साथ ये भी देखें आप कि द्वितीय भाव जो है, यह द्वितीय भाव, इसका संबंध कौन से ग्रह से बन रहा और कैसा है, यहाँ पर कौन से ग्रह स्थित है, क्योंकि यहाँ से मित्रों खान पान का विचार किया जाता है, और यह देखना आवश्यक है कि लड़के की कुंडली में कौन से ग्रह स्थित है, उसका खान पान आचार विचार कैसा है। ये लड़की का भी देखिए, कहीं ये व्यसनी तो नहीं है लड़का,
इन चीज़ों को भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन सब बातों को देखें, यह अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों, जब आप विवाह करते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि दोनों ही लड़के और लड़की, वर और वधू का वैवाहिक गोत्र एक नहीं होना चाहिए। विवाह करते समय दोनों का गोत्र एक नहीं होना चाहिए, दोनों की गोत्र अलग अलग होनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों, कोशिश ये करिए कि नज़दीकी रिश्तों में विवाह ना हो, जैसे मौसी, बुआ, ताऊ, मामा, फूफा, मतलब कि ज़्यादा नज़दीकी रिश्तों में विवाह ना होता है अच्छा रहता है, क्योंकि यह भी वैवाहिक जीवन को क्लेशमय बनाने में सबसे बड़ा कारक माना जाता है। इसके अलावा मित्रों, यदि आपके 2 सगे भाई हैं परिवार में, या परिवार में 2 सगी बहनें हैं, तो उनका विवाह एक ही परिवार में ना हो, क्योंकि वहाँ भी फिर समस्याएं उत्पन्न होती है। दोनों ही परिवार में काफ़ी समस्याएं आती है और वह वैवाहिक जीवन उनका सुखमय नहीं चल पाता है। किसी एक का विवाह काफ़ी पटरी से डीरेल हो जाता है, काफ़ी समस्याएं आती है। और इस प्रकार मित्रों, मैंने कुछ बातें बताई है कि केवल गुण मिलान से ही नहीं, कुंडली में और स्थितियां भी देखें कि वो स्थितियां आपकी कुंडली में किस प्रकार बन रही हैं, और जिस सामने वाले लड़की की या लड़के की कुंडली है तो उस कुंडली से वह परिस्थितियां किस प्रकार मेल खा रही है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो आज का काफ़ी आपके लिए मायने रखेगा। वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल चलती है तो उसका क्या कारण होता है, आप इन बातों से पता कर सकते हैं। और जब भी आप विवाह के लिए कुंडली मिलान करें तो इन बातों की स्थिति अपने ज्योतिषी से अवश्य जानें, उनसे पूछें कि कहाँ क्या स्थिति है, क्या गुण मिलान से ही यह काम नहीं होने वाला, क्या कुंडली में ये स्थितियाँ जो है श्रेष्ठ बन रही हैं या नहीं। मित्रों, हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए इन विषयों पर, और जो आप अनजान हैं इन विषयों से अभी तक, वहाँ आपको इन चीज़ों से अवगत कराया जाए। और मेरा एक ही कहना है, हालांकि मैं सब वीडियो में नहीं बोलता हूँ, कि आप वीडियो पूरा देखा करें, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अधूरी बात जानना फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देवें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और साथ में कमेंट अवश्य करें कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।